खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। राज्य बजट में ईस्टर्न कैनाल के लिए 45,000 करोड़ सहित किए कई प्रावधान, लेकिन डीजल पेट्रोल से नहीं हटा वैट। राजनीतिक दलों सहित अन्य वर्गों ने दी मिश्रित प्रतिक्रियाएं। परिवहन निगम के उड़न दस्ते ने ट्रांसपोर्टर भाजपा नेता को पीटकर किया घायल। ESIC अस्पताल में करवाया भर्ती। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था हुई बदहाल, वहीं ट्रेनिंग लेने वाले नर्सिंग विद्यार्थियों के भरोसे मरीजों का हो रहा है इलाज। और सिविल डिफेंस की भर्तियों में गड़बड़ी के लगे आरोप। स्टेडियम में हुई प्रक्रिया के विरोध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लेखानुदान के रूप में गुरुवार को बजट प्रस्तुत किया। इसमें अलवर सहित पूरी राजस्थान के लिए ईस्टर्न कैनाल योजना पर 45,000 करोड़ की राशि खर्च करने की बात कही गई है। साथ ही 70,000 पदों पर भर्ती और 5 लाख परिवारों को सोलर पैनल लगाने के बाद 300 यूनिट बिजली के लाभ आदि के प्रावधान शामिल हैं। हालांकि डीजल पेट्रोल से वैट नहीं घटाया गया है और शायद इस घोषणा को लोकसभा चुनाव से पूर्व के लिए बचा कर रखा गया है। बजट को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गुरुवार को लेखानुदान बजट प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रदेश के 21 जिलों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना को वृहद रूप देखते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के 20,000 गांव में पानी को लेकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू होगा। वहीं प्रदेश में 70,000 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 5 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे ऐसे परिवार को 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी। साथ ही बुजुर्ग और महिलाओं से जुड़ी निर्धारित श्रेणियों की पेंशन में आंशिक वृद्धि की गई है। वहीं अल्प आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को KG से PG तक फ्री शिक्षा मिलेगी। साथ ही पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा, जिसमें कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार आमजन विशेषकर वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित ना रह जाए, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का आयोजन किया गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल से वैट घटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि कई पड़ोसी राज्यों में राजस्थान से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है। शायद इस ऐलान को सरकार ने लोकसभा चुनाव से पूर्व करने के लिए बचा लिया है। वहीं लेखानुदान को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा से जुड़े एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बजट में मंडी के टैक्स को कम किया गया है। साथ ही बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने और युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां करने जैसे निर्णयों सहित महिलाओं और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट के अंदर पहली बार मंडी के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स भी खत्म कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपये का इजाफा किया गया है। बुजुर्गों का जो रोडवेज का किराया 50% छूट मिलती थी, छूट को भी 30% और आगे बढ़ाया गया है।
युवाओं को रोजगार के लिए 70,000 नई भर्तियां। ये पहली बार इस देश के अंदर बम्पर भर्तियां राजस्थान प्रदेश ने, माननीय भजन लाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री ने, दिया कुमारी जी ने राजस्थान प्रदेश के युवाओं को जो लंबे समय से कांग्रेस कार्यकाल के अंदर परेशान थे रोजगार के लिए, 70,000 की बम्पर भर्तियां निकाली हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड का किया है, कर्मचारियों की डीपीसी में 2 साल की छूट मिलने का प्रावधान किया है, जिसमें 10% बढ़ोतरी की गई है। पर्यटन के क्षेत्र को किया गया, मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़। और इस बजट के कारण आने वाले समय में राजस्थान बहुत तेजी से विकास करेगा। इसी तरह भाजपा के जिला महामंत्री महासिंह चौधरी ने बजट को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बजट भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा युवाओं को नौकरियों सहित महिलाओं और किसानों के लिए कई प्रावधान हुए हैं। आज ये जो ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है राजस्थान सरकार द्वारा, डबल इंजन की सरकार, हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है और युवाओं के लिए 70,000 नौकरी निकाली हैं। ईआरसीपी में जो पहले 13 जिले थे, अब उसको 21 जिले कर दिए गए हैं, जिसमें किसानों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था। ऐसा ऐतिहासिक बजट जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में चिंता की गई है, एक होमगार्ड का काम करने वाले होमगार्ड कर्मचारी की भी चिंता की, उनका भी मानदेय 10% बढ़ा गया है। ऐसा ऐतिहासिक बजट आज राजस्थान सरकार ने, हमारी भजन लाल सरकार ने बहुत ही जानदार बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने हर वर्ग पर, हर क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक बजट पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ईआरसीपी पर जिस तरह से 13 जिलों से 21 जिले किया है और उसकी जो खर्चा राशि है 37,000 से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए कर दिया, आपको लगता है कि सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए बजट बनाया? हमारे राजस्थान का जो पूर्वी राजस्थान है, जिसमें पानी की बहुत समस्याएं हैं, हमारा अलवर जिला भी आज पानी की समस्या से जूझ रहा है और हमारा भरतपुर, उसमें तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पानी पीने के लिए योग्य है ही नहीं। उन सब जिलों की, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, अजमेर और अलवर, ऐसे सभी जिलों की चिंता करते हुए 13 से 21 जिले किए और उन 21 जिलों की कायाकल्प होगी और पानी आने के बाद हमारे किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक चीज़ होगी कि उनको फसल उगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए पर्याप्त सुविधा होगी। वहीं भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह ने भजनलाल सरकार के बजट को सराहा, साथ ही कहा कि यह राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का काम करेगा। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, ईआरसीपी के लिए, सारी योजनाओं पर जो हमारा बजट हुआ है, इतना अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट की हमें बहुत जो उम्मीद थी, उस उम्मीद से भी ज़्यादा हमारी सरकार ने हमको ये बजट पेश कराया है और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। और आम जनता के लिए इतनी सुविधाएं जो करने का जो काम किया है, वो सुविधाओं को लेके आम जनता में बड़ा अच्छा मैसेज गया है और आने वाले लोकसभा चुनावों में इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बजट में इतनी अच्छी योजना इन्होंने दी। शायद देखो, योजना ये धीरे धीरे करके पूरे राजस्थान में होनी है। पहले 13 जिले थे, अब 21 जिले कर दिए। अब धीरे धीरे जिन जिलों में हमारे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उस सारी जिलों में पानी की व्यवस्थाएं की जाएंगी। नदियों से नदियाँ जोड़ने का जो काम हमारी सरकार कर रही है, इससे क्या है कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आएगी। वो कर्मचारियों को तो फोकस है, कर्मचारियों का फोकस तो हमारी सरकार पर था, हमारी सरकार पर है और रहेगा। कर्मचारियों के लिए हम इतना ध्यान रखती है हमारी सरकार, तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए दी हैं। तो उनको तो सारी चीज़ हमारे साथ ही हैं। वो भी लोगों के लिए, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, जो भी सब लोग हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है और इतना अच्छा बजट, बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने बजट को दिशाहीन बताया है। साथ ही पेट्रोल डीजल से वैट नहीं घटाने पर निराशा जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को ऑप्शन का कोई उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही पिछली सरकार की योजना को ही नाम बदलकर दोहराया गया है। रोजगार की बात इन लोगों ने की है, रोजगार के मामले में कुछ नहीं बोले हैं। सिर्फ घोषणा ये कर दी है 70,000 हम लोग जो है युवाओं को नौकरी देंगे। देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट है डीजल और पेट्रोल पर। बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम लोग तुरंत वैट कम करेंगे। आज तक वैट कम करने का कोई प्रावधान नहीं रखा। ओपीएस के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। आज सारे कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग में घोर निराशा है, युवाओं में घोर निराशा है, किसानों में घोर निराशा है। और अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 5 एमएलए आए हैं
और अलवर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय चीख चीख कर कहते थे कि संभाग बनाइए। जब इनकी सरकार है तो अलवर जिले को संभाग बनाने का भी इन्होंने कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा, न किसी ने ये बातें उठाई है। मैं समझता हूँ कि जो बजट पेश किया गया है ये आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए एक लोक लुभावन बजट और एक दिशाहीन बजट पेश किया गया है। वहीं बजट में युवाओं को 70,000 नौकरी देने और समय पर भर्ती परीक्षा कराने के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने पर कॉलेज के छात्रों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना है कि घोषणाएं करना आसान है, लेकिन समय पर अमल हो तभी बजट सार्थक है। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही हैं। वहीं मुख्य रूप से देखने में यह आया है कि 70,000 नौकरियों की भर्ती की जो बात कही है कि 70,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, उसको लेके घोषणा की गई है। इसके साथ ही कहा कि जो भर्तियां होंगी उसमें वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ आरआर कॉलेज में कुछ युवा हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। पहली बात तो ये परीक्षा को नियमित टाइम पे कराते नहीं है। दूसरी बार भर्तियां निकालते हैं, पेपरों को लीक करती है। इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है उस चीज के बारे में। यानी आपका कहना है कि भर्तियां तो निकालते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है और होती है तो उसमें धांधली हो जाती है। क्या होना चाहिए इसके लिए? इसमें धांधली बंद होनी चाहिए। जैसे पेपर लीक होते हैं उस लीक पर रोक होनी चाहिए। पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। गरीब बच्चे मेहनत करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उन पेपर लीक हो जाता है तो पीछे रह जाते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो उनके निजी होते हैं बड़े लीडरों के, उनको पेपर लीक करा देते हैं जिससे कि वो पास हो जाते हैं। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए भी घोषणा की है कि जो ओलंपिक में चयन होगा वो 50 खिलाड़ी यहाँ से चयन करके भेजे जाएंगे। क्या यहाँ पर जो यहाँ की व्यवस्था है क्या इस तरह की है कि यहाँ ओलंपिक की अपन तैयारी कर सकते हैं? जी अभी तो फिलहाल कोई ऐसी दिख नहीं रही। यहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं है जी। तो इनका कहना है कि जो नौकरी की बात है तो उसमें जिस तरह धांधली होती है पहले उन पर अंकुश लगना चाहिए। इसके बाद ही सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि इस तरह के मामले जो सामने आते हैं। आप कौन सी क्लास में? आप BSc 3rd ईयर में। तो क्या लगता है कि अब जो सरकार ने घोषणा की है परीक्षाओं को लेकर कि भर्ती समय पे होगी, क्या कहना चाहेंगे? समय पे होनी चाहिए बोल रहे हैं तो उसी प्रकार पेपर होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए। अब तक कैसे हुआ? अब तक तो भर्ती निकाल गई, ये सरकार पेपर होंगे, अगली सरकार वो भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, वापस से नई भर्तियां निकल जाती हैं। अभी यूं कहा है कि 70,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्या ऐसा पहले हुआ? कई बार हुआ है, कई बार नहीं हुआ है, यही हुआ है। मतलब नौकरी घोषणा होती है लेकिन अमल नहीं होता है। हाँ जी। तो क्या होना चाहिए? अभी भर्तियां निकाली है, इनके पेपर होने चाहिए और जगह निकलनी चाहिए नई। भर्तियों के पेपर टाइम पे होने चाहिए। तो इनका कहना है रोजगार मिलना चाहिए। किस तरह की युवाओं में ये भी होता है कि भाई कोई अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति होता है और नौकरी का हकदार होता है लेकिन उसको नहीं मिल पाती है और अन्य व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसे भी होता है आरक्षण की वजह से। देखो आरक्षण तो जरूरी भी है, एक हिसाब से पिछड़ी हुई जातियों के लिए जरूरी है। अच्छा। और एक हिसाब से जो विकसित हो चुकी हैं उनके लिए जरूरी नहीं भी है। विकसित की क्या परिभाषा है? विकसित जैसे आदिवासी इलाके हैं, कई बिल्कुल अनपढ़ है वो अभी, उसी प्रकार की शिक्षा उन्हीं को ही होना चाहिए आरक्षण केवल। तो बजट में इन चीजों का प्रावधान होना चाहिए। हाँ जी। तो इनका कहना है कि जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं को लेकर इन्होंने कहा कि जिस तरह की घोषणा होती है उन पर अमल भी होना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि आरक्षण होना जरूरी है, चाहे दलित वर्ग के लिए यह बेहद जरूरी है। जहां तक विकसित वर्ग है उसको चाहे उसका लाभ मिले नहीं मिले, लेकिन नीचे के तबके को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो भी घोषणाएं होती हैं उन पर यदि अमल होता है तो वह बजट शानदार है, यदि नहीं तो बजट की कोरी कल्पना करना बेकार है। उधर कृषि उपज मंडी के व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने गुड़ और चीनी पर मंडी टैक्स हटाने का स्वागत किया है। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी सस्ती दर पर गुड़ और चीनी मिल सकेगी। उन्होंने बजट को जनहित में बताते हुए इससे राजस्थान के विकास की उम्मीद जताई है। गुड़ और चीनी पर जो टैक्स हटा है वह स्वागत योग्य है। आज का बजट मैं स्वागत करता हूं और साथ में मैं समझता हूं कि अन्य जो राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ की जो मांगे हैं वो समय समय पर वो पुनः विचार में लाकर उसमें भी हमें राहत मिलेगी। मंडियों के में जो गुड़ चीनी वाले
का बाहर चले गए थे मंडी से, वो पुनः अंदर मंडी में आ जाएंगे। आज का बजट बहुत अच्छा बजट मैं मानता हूँ। सर, इसे व्यापारियों को कितना फायदा होगा, विशेषकर जो टैक्स फ्री किया है गुड़ चीनी को, इसको व्यापार में कितना प्रभाव पड़ेगा? ईमानदार व्यापारी को राहत मिली है, क्योंकि व्यापारी कोई भी चीज़ जितने रुपए की आती है अपना मार्जिन जोड़कर बेचता है। सबसे ज़्यादा फायदा आम जनता को मिलेगा, और ईमानदार जो व्यापारी जो अपना व्यापार ईमानदारी से करना चाहता है उसके लिए ये आज बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उधर समाजसेवी प्रेमचंद जैन ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए देने की घोषणा को सराहा। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम ने राजस्थान पर 599,000 करोड़ का कर्ज बताया है। इसके लिए पिछली कांग्रेस सरकार को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो भाजपा की सरकार ने बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर दिया है। जैन ने 70 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी के ऐलान को लेकर कहा कि यह रेवड़िया बांटने जैसा साबित ना हो। कि ऐसे आदेश निकाले जिसमें कि भाई पेंशनर्स को जो रिटायरमेंट हो गए उनको किसी भी प्रकार से किसी भी तरह दफ्तरों में दोबारा नहीं रखा जाए, और नवयुवकों को चाहे वो 12,000 दे चाहे 15,000 दे, लेकिन उनको नौकरी पे दिया जाए, जिससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि जो हमारे आज के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, असामाजिक तत्वों के साथ घूम रहे हैं, असामाजिक कार्रवाई कर रहे हैं, चोरी चक्कोरी कर रहे हैं, इधर उधर की जो गतिविधियां खराब गतिविधियां कर रहे हैं, ये सारी बंद होगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो बच्चे क्लास में अच्छे नंबरों से पास हों उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और यही अच्छा होता अगर ये राशि उन प्रोत्साहित बच्चों को दी जाती तो क्लास में सारे बच्चे प्रतिस्पर्धा में शामिल होते और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर के देश का और राज्य का नाम करते। कि अगर इन्होंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो क्या हमारे देश में 80 करोड़ जनता गरीब है? और जब ये गरीबी मानते हैं तो हमारा देश तो गरीब हो गया। फिर गरीबी के हिसाब से ही काम करना चाहिए, बजट उसी हिसाब से लाना चाहिए। 80 करोड़ आदमियों के लिए, 80 करोड़ जनता के लिए अपना बजट पेश कर देना चाहिए, न कि इनको ये इस तरह की परियोजना। इन्होंने कहा कि साहब हमने 45,000 करोड़ की अन्य परियोजनाएं जारी की हैं, भ्रम में रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है। कोई परियोजना का नाम नहीं लिया कि कौन सी परियोजना में ये राशि खर्च होगी। उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दे रहे हैं, तो पहले जो कनेक्शन थे जो टांड पे रख दिए गए या वो बिक गए, उनकी तो सर्वे करा लें कि कितने आदमी वो सिलेंडर ले रहे हैं, वो ब्लैक में चल रहे हैं, उनको तो पूछ लें पहले। पुरानी सरकार की योजनाएं थी वो बहुत अच्छी थी, और अब की जो बजट इन्होंने दिया है मेरी समझ से गरीब ऐसायों के लिए बजट नहीं है, यह अमीरों का बजट है। ये सरकार का स्वयं का बजट है, स्वयं के मंत्रियों का बजट है, स्वयं के ऊपर खर्च करने का बजट है। इसके अलावा मेरे को इसमें और कुछ भी सार नजर नहीं आता। उधर नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने शानदार बजट पेश किया है, वहीं महिलाओं सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। उसमें हर वर्ग को इसमें कहीं न कहीं जोड़ा गया है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हों, चाहे गरीब महिलाएं हों, हर व्यक्ति को इसमें कहीं न कहीं उसको प्रोत्साहन देने के लिए उनको जोड़ा है। शिक्षा में आप देखें तो LKG से PG तक के बच्चों को भी उसमें लाभ दिया गया है कि उनको निःशुल्क फ्री शिक्षा दी जाएगी। दूसरा कि बच्चों को 6ठी से लेकर और 8वीं और 9वीं से 12वीं तक बच्चों को भी उन्होंने जो जोड़ा गया है उसमें भी एक रखा गया है कि उन बच्चों को भी 1,000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और आप देखिए कि महिला को जो पहला प्रसव होता है उसमें जो पहले राशि जो 5,000 मिलती थी उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि उसको भी ये लगे कि भाई पहले जो उनको 5,000 रुपये मिलती थी वो उसको राशि को बढ़ाकर अब सरकार ने उस राशि को बढ़ाया है। पेंशन में जहाँ सामाजिक पेंशन सुरक्षा की जो योजना है उसके तहत भी 150 रुपये का उन्होंने इसमें भी बढ़ाने का प्रावधान रखा है, जिसको बढ़ाकर पेंशन अब
उनको मिलने लगेगी। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे अलवर की जो विरासत म्यूजियम है उसके लिए भी सरकार ने जो 10 चिन्हित किए हैं उसमें अलवर के म्यूजियम को भी चिन्हित किया है, जिससे भी अलवर का पर्यटकों को भी और विरासत को भी बढ़ाने में योगदान मिलेगा। ये अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनको सरकार ने आज के इस अनुदान बजट में रखा है। और वो जो बजट पेश किया है उसमें आप देखिए व्यापारी वर्ग को भी जहाँ गुड़ और चीनी से जो उस पर भी उनको टैक्स में वहाँ छूट दी गई है कि भाई उनको उससे फ्री किया जाए। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं। उन सबको आप चिरंजीवी योजना की जो एक भ्रामक प्रचार था उसका केवल नाम बदल के मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का नाम देते हुए उस योजना को भी चालू रखा है। तो सभी योजनाओं का विस्तार से जो आज बजट पेश किया है उसमें आम व्यक्ति को जोड़ते हुए और एक जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता था उसी तरीके से एक पशुपालक को गोपालक को उसमें भी पेंशन योजना से जोड़ा है। उसमें एक गोपाल कार्ड के नाम से उसका क्रेडिट कार्ड बनेगा, उसमें भी उस योजना का लाभ उसको मिलेगा। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो आज पेश की गई हैं। ये एक बहुत अच्छा बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी जिन्होंने आज बजट पेश किया है उन सबका भी, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों का, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बलराम यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की योजनाओं का नाम बदलकर पेश किया गया है। इसके अलावा लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जिससे भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। पार्लियामेंट चुनावों की तैयारी को लेकर के ना इस प्रकार के जो वादे जनता से कर रहे हैं ये कितने धरातल पर आएंगे, इनकी व्याख्या तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद होगी। ये चुनावी बजट है कि पार्लियामेंट चुनाव में वोट लेने के लिए जनता को लोक लुभावने जो तरीके दिखाए जा रहे हैं। जवाहर सिंह मैडम जी उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार में गौ तस्करी होती थी, इस सरकार में तो ये खुद गौ तस्करी करवाते हैं बीजेपी के लोग और चुनावी माहौल बनाने के लिए अब उस एजेंडे को भुनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता और युवा ठगे से महसूस किए जा रहे हैं। जो राजस्थान सरकार में जो काम हुए थे, योजनाएं चली थी, बेरोजगारी भत्ता मिला था, आज आए दिन उनकी शिकायतें आ रही है। बेरोजगार युवा आकर के कहते हैं कि हमारा तो कार्ड ही फेल हो गया, हमें बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया। हॉस्पिटल में जाते हैं तो मरीज़ कहते हैं कि हमें चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, हमें खर्चे पर इलाज करवाना पड़ रहा है। तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। 5 सालों में दोबारा से कांग्रेस सरकार के लिए जनता रोडों पर आएगी। जनता कांग्रेस सरकार को पूर्ण बहुमत से भारत सरकार में भी लेकर के आएगी। जिस प्रकार का इन्होंने माहौल देश में बनाया हुआ है उसमें 42% वोट अकेले कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि राजस्थान सरकार का बजट किसान विरोधी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद किया गया है। उन्होंने बेरोजगारों के लिए झूठी घोषणा करने के आरोप भी लगाए। राजस्थान सरकार द्वारा जो अंतरिम बजट पेश किया गया है ये में कोई खास नई योजना नहीं है और इन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पुरानी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उनको भी बंद कर दिया है, कुछ का नाम बदल दिया है। इनने कोई नई योजना नहीं दी है। इससे ये है कि ये सिर्फ चुनावी बजट है, यानी चुनाव एमपी के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए इन्होंने ये बजट में झूठी घोषणा 70,000 नौकरी देंगे और नई जो नाम दिए हैं वो काम होने वाले हैं नहीं इनके। इसलिए मैं तो जैसा समझता हूँ कि बजट है चुनावी बजट है, लोक लुभावन कोई बजट नहीं है जिससे जनता को फायदा मिल सके। जनता को रोजगारी के बारे में कोई रोजगार कोई खास देंगे नहीं है। किसानों के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। उधर भाजपा नेता गोवर्धन सिसोदिया ने महिलाओं सहित अन्य वर्गों के लिए प्रावधानों का स्वागत किया है। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज किराए में 25% की छूट, लाड़ू प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाने जैसे प्रावधानों का उन्होंने जिक्र भी किया। भजनलाल सरकार का जो बजट है ये आम जनता का बजट है। मैं आपको कहना चाहूँगा इस बजट में आप
पूरे बजट को देखोगे 54 पन्ने का, आपको हर वर्ग का ध्यान रखा है, युवा का ध्यान रखा है, महिला का ध्यान रखा है, किसान का ध्यान रखा है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा है कि गरीब व्यक्ति का, आम जन का विकास कैसे हो सकता है, उसके जीवन में कैसे उत्थान आ सकता है, कैसे उसकी जीवन की दिनचर्या बदल सकती है, और रोज़मर्रा के जो काम हैं इसमें रोज़मर्रा में हर चीज़ का ध्यान रखा है। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसी भी प्रकार का आप देखो, जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो बजट हुआ उसमें घोषणा हुई है कि भाई 6,000 सम्मान निधि जो किसानों को मिलती थी उसको बढ़ा के 8,000 कर दिया साल का। उसके बाद में पहले KCC कार्ड आता था, इस प्रकार से गोपालकों के लिए 1 लाख तक का जो ऋण मिलेगा वो गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC के नाम से आज लॉन्च किया। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता। कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पूर्व आए लेखानुदान में अधिक लोक लुभावन घोषणाएं नजर नहीं आई। दिल्ली रोड पर चालान काटने को लेकर हुए विवाद में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के उड़नदस्ता स्टाफ द्वारा एक ट्रांसपोर्टर की पिटाई के आरोप सामने आए हैं। सूचना मिलने पर MIA थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी कर्मचारी वाहन लेकर भाग गए। पुलिस ने लहूलुहान हालत में ट्रांसपोर्टर को MIA के ESI अस्पताल में भर्ती कराया है। MIA थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्टर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी के ट्रक को रोककर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने चालान काट दिया। इसके बाद मुकेश वाहन लेकर आगे रवाना हो गया, लेकिन बक्तल चौकी पर उड़न दस्ते की गाड़ी में सवार कर्मचारियों ने उसे दोबारा रोक लिया। जब फिर से चालान काटने लगे तो मुकेश ने विरोध किया। आरोप है कि परिवहन विभाग कर्मियों ने मुकेश की बुरी तरह पिटाई कर दी। उसे इलाज के लिए ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा के MIA मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने इन कार्मिकों के नशे में होने का आरोप भी लगाया है। परिवहन विभाग के दस्ते की टीम थी, 4 गाड़ियाँ थी और उन्होंने गाड़ी रोकी थी। मैंने चालान उनसे पहले ही करा चुका था। फिर दोबारा से उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैं ये चालान की रसीद लेकर उनके पास गया, जो मैंने नगद तुरंत 20,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया था। तो मैंने उन्होंने इसमें क्या नंबर गलत कर दिया, तो मैंने कहा इसका नंबर सही कर दीजिए। गाड़ी को उन्होंने इसको नंबर गलत कर दिए थे, ट्रक के नंबर गलत कर दिए थे। ट्रक को उन्होंने छोड़ भी दिया था। पहले तो उन्होंने कहा 2-3 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। मैं क्यों दूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चालान कराया है, 2 घंटे 1 घंटे पहले का चालान है। तो फिर बोला ठीक है, तो गाड़ी लेके भागे यहाँ से। तो गाड़ी मैंने ड्राइवर गाड़ी लेके चलेगा, तो मैंने कहा सर इसका करेक्शन कर दीजिए, कल को कोई दूसरा अधिकारी नहीं मानेगा। इतने में पिछली गाड़ी में 4-5 लोग उतरे और एक पास रिवॉल्वर लगी थी, इसमें सर में मारा। इससे मारा सर रिवॉल्वर से। अच्छा। और उसके बाद सबने मुझसे लात मारना, बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे फिर पता है मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट नाक से खून निकला मैंने बहुत ज़्यादा। 2-3 मिनट बाद मुझे होश आया तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और जो लोग वो पिछली गाड़ी में आए थे वो नशे में धुत थे, शराब पी रहे थे। ये जयपुर की फ्लाइंग उड़न दस्ता था और बक्तल की चौकी की घटना थी। उसके बाद भीड़ ने उनको रोका। एक गाड़ी और जो शराब पी रखी थी वो लोग गाड़ी को लेकर भाग गए। 3 गाड़ियों को भीड़ ने रोक कर रखा, जाने नहीं दिया। मौके पर MI थाना अधिकारी जी पहुंच गए थे, फिर उनको थाने ले गए उठा के। वहीं दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट भी करवाई गई है। और अब आपको बताते हैं सामंत चिकित्सालय में सफाई बद इंतजामी सहित अन्य खामियों के बारे में। अलवर के जिला अस्पताल में सफाई की व्यवस्था नजर नहीं आती। इसके अलावा सीखने के लिए आने वाले प्रशिक्षणार्थी आपका इलाज करेंगे। गौरतलब है कि करीब 1 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के तहत हर स्थान पर स्वच्छता रखने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी अलवर के अस्पतालों में ऐसा दिखाई नहीं देता। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के वार्डों के टॉयलेट्स इसका उदाहरण है। यहाँ सफाई नहीं होती और छतों से पानी टपकता है। मरीजों एवं उनके परिजनों ने इस पर रोष जताया। उधर संबंधित कर्मचारी जवाब देने से बचते नजर आए। गौरतलब है कि इस सरकारी चिकित्सालय में लगभग 100 सफाई कर्मचारी हैं। इसके बावजूद भी भर्ती वार्डों के आधे टॉयलेट्स में भी सफाई नहीं होती। इसके अलावा कई नर्सिंग स्टूडेंट्स अस्पताल में सीखने के लिए आते हैं, जिनके साथ एक सीनियर नर्स या एक चिकित्सक का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता और वह खुद मरीज का इलाज करते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर अस्पताल जैसे स्थानों पर सफाई चाक चौबंद होना जरूरी है,
जिससे संक्रमण न फैले। ऐसे में इंतजामों में व्यापक सुधार की जरूरत बनी हुई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया, साथ ही प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। राजगढ़ निवासी अरुण शर्मा के अनुसार भर्ती की विधिवत सूचना दिए बिना चुनिंदा लोगों को फोन कर इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया गया। इस भर्ती में लगभग 2000 आवेदन हुए थे, जिनमें से 1500 को निरस्त कर दिया गया। वहीं अलवर निवासी प्रिंस शर्मा सहित संजय कुमार ने यहां मौजूद एडीएम संतोष मीणा पर जातिवाद के आरोप लगाए। बाद में एडीएम सिटी नरेश सिंह तंवर को ज्ञापन सौंपा गया और इस भर्ती प्रक्रिया की जाँच की मांग उठाई गई। सिविल डिफेंस की भर्ती में अभी मुझे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, इन्होंने लिखित में दिया है, हम इनकी जांच करवाएंगे। जांच करने के बाद जैसी भी स्थिति होगी इन सबको सूचित कर देंगे। धांधली पकड़ी जाती, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म भरे हैं तो उसकी कोई योग्यता थी, योग्यता को पूरा किया तो उसको बुलाया, नहीं किया तो नहीं बुलाया। इसमें कोई हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की। कारण है सर, या तो इन्होंने पैसे वैसे लिए हैं इस भर्ती में। क्या आधार है आपका पैसे लेने का? सर हमने भी फॉर्म भरा था सर, हमने भी फॉर्म पूरा कंप्लीट फॉर्म भरा था, लेकिन हमको फोन करके नहीं बुलाया गया। आपको इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, नहीं किया गया सर। जबकि भर्ती जब निकली थी तब विज्ञप्ति जारी हुई थी इसकी, लेकिन भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के बाद में अब भी विज्ञप्ति के थ्रू ही बुलाना चाहिए ना सबको, फोन करके क्यों बुला रहे हैं सर? अच्छा, बाकी लोगों को फोन करके सूचित किया गया, आप लोगों को सूचित नहीं किया? हाँ सर, हमको कोई फोन नहीं किया सर। कितने बजे के लगभग फोन किया लोगों को? सर किसी को सुबह 11 बजे किया, जिसको 3 बजे बुलाया है, किसी को शाम को किया है, जिसको सुबह मॉर्निंग बुलाया गया है। यही अधिकारी का कहना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया दस्तावेजों की कमी से। क्या आपने दस्तावेज पूरे नहीं लगाए थे? सर दस्तावेज किस आधार पर लगाए? जिस आधार पर फॉर्म बोल रहा है सर, फॉर्म में जो दिया गया है उस हिसाब से हम दस्तावेज लगाए। इसमें दे रखा है हमने बस पुलिस सत्यापन जो है उसकी जीरोक्स लगाई है इसमें, जबकि पुलिस सत्यापन और जो मेडिकल है उसकी बता रखी है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत वो नागरिक सुरक्षा विभाग में जमा करवानी होगी जब सत्यापित होगा डॉक्यूमेंट्स। आपके द्वारा जो फॉर्म जो आप दिखा रहे हैं, हाँ। क्या प्रमाणित फॉर्म है? सर प्रमाणित फॉर्म सर, ये फॉर्म भरा गया था सर, सबने यही फॉर्म है। मतलब कितने लोगों का आपके आईडी से कितने लोगों को बुलाया गया, कितने लोगों को कॉल नहीं किया? सर करीब 300 प्लस इसमें भर्तियां हैं, लेकिन सर इसमें करीब 500 के समथिंग बुलाया गया है, लेकिन सर जिसमें कम से कम जो 504 बुलाए गए हैं ये अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह से हमने इधर देखा है मीणा खान इनों का ही ज्यादा है, शर्मा के गुजर ये बहुत कम है। मीणा और मुसलमान कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है? सर नाम बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं। डिस्टेंस के पास अब दिखा रहे हैं सारे मीणा 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 ज्यादा है, मेयो है और बाकी कम है। ये जातिवाद हो रहा है ये। अच्छा ये बताइए, आप जो एडीएम भी मीणा है। फिजिकल चल रहा है अंदर, हाँ जी। फॉर्म में विज्ञप्ति में किसी तरह का जिक्र था फिजिकल का? नहीं सर, फिजिकल का नहीं था। पहले कोई फिजिकल का जिक्र भी नहीं किया गया था सर, और डॉक्यूमेंट्स भी ऐसा कुछ नहीं किया। दस्तावेज की कह रहे हैं, दस्तावेज में प्रिंस शर्मा मैंने ओरिजिनल कागज लगाए हैं पूरे। ये कह रहे हैं कि कमी है कुछ, मेरा फार्म निकलवा लो, मेरे फार्म में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और हमने फोटो कॉपी लगाई है, इन्होंने जिन्होंने मूल दस्तावेज भी लगाए हैं, ओरिजिनल पुलिस वेरिफिकेशन लगाई है वो भी नहीं आए, और जिन्होंने फोटो कॉपी लगाई है वो भी नहीं आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हमारी बात हुई थी, जिनके पास पुलिस वेरिफिकेशन की फोटोकॉपी लगाई थी उन्होंने, उनके पास भी कॉल गया है। उधर एडीएम सिटी के अनुसार उन्हें ज्ञापन दिया गया है और मामले को दिखवाया जाएगा। और वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम में नागरिक सुरक्षा विभाग की भर्ती कुल 300 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। गुरुवार को अभ्यर्थियों की दौड़ हुई और शारीरिक दक्षता को जांचा गया। इस दौरान एडीएम संतोष मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार मीणा ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया करीब 300 पदों के लिए हो रही है। ये सिविल डिफेंस में वॉलंटियर की भर्ती चल रही है, जिसके अंदर 800 मीटर की दौड़ लगवाई जा रही है। प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है इनका, जिसमें 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। दौड़ में जो क्राइटेरिया इनका रखा गया है उसके आधार पर जो फर्स्ट आएंगे उनका सिलेक्शन एडीएम साहब कलेक्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। कितने भर्ती होने हैं सर इसमें? कितने भर्ती? 300 पोस्टों पे भर्ती होनी है। 300 भर्ती पे 2,500-3,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका प्रैक्टिकल।
करौली कुंड क्षेत्र के निवासी 25 साल के युवा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक के पिता पप्पू महावर ने बताया कि उनका बेटा मुकेश महावर बुधवार की सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकला था, लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा और रात करीब 8:30 बजे मुकेश की मंगेतर किरण ने उसकी मां को फोन कर एक्सीडेंट होने की सूचना दी। मुकेश को अलवर के सोलंकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां उसने दम तोड़ दिया। यह भी आरोप है कि इसके बाद पूरी जानकारी लेने के लिए पप्पू महावर ने अपने बेटे की मंगेतर से संपर्क किया, लेकिन ना तो वह मिली और ना ही फोन उठाया। पप्पू महावर ने बताया कि उनका पुत्र कमला नर्सिंग होम अस्पताल में पर्ची काटने का काम करता था। उसने अपने 2 पुत्रों की सगाई जनता कॉलोनी निवासी व्यक्ति की पुत्रियों के साथ की थी, जिनमें मुकेश भी शामिल था। सगाई कर रखी थी, उस लड़की ने बताया था। क्या कहा फोन करके? उसने कहा कि मुकेश का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मेरी मिसेज से कहा कि मम्मी मुकेश का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ भर्ती करवाया? सोलंकी में भर्ती करा रखा है। अच्छा। आप आ जाओ। फिर आप कब गए? हम सुनते ही चल दिए, टेम्पो में बैठ के, ऑटो रिक्शा में, उसमें बैठ के चले गए। फिर वहाँ पे वो हमें मिले ही नहीं। कौन नहीं मिला वहाँ पे? लड़की जिसने फोन किया था वो मिली ही नहीं। डॉक्टरों ने क्या कहा था उसके बाद? किसने? डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये तो हो लिया और इनको ले जाओ। उसके जो पट्टी वट्टी करी थी उसके 2-2.5 हज़ार रुपये लेके और फिर उन्होंने यहाँ भेज दिया सरकारी हॉस्पिटल में। महिला से संपर्क हुआ फिर आपका? नहीं हुआ अभी तक। वहाँ आपने फोन फान किया उसको? हाँ फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। घर पे गए थे आप? घर भी गए थे। क्या कहा उन्होंने? वो बाहर ही नहीं निकले, हमसे बात ही नहीं करी। हम सब गए थे। लड़का क्या करता है? कमला नर्सिंग होम में पर्ची काटता है। जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता दिव्या गुप्ता के बैग से पर्स चोरी हो गया। पर्स में 8,000 रुपए नगद, 1 सोने की अंगूठी, 3 ATM कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। मालाखेड़ा के कटला मोहल्ला निवासी जेईए ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके अनुसार वह मालवीय नगर चौराहे पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश उसके बैग की चैन खोलकर पर्स चोरी करके ले गए। मालवीय नगर चौराहे पर खड़ी थी, वहां बस स्टॉप से किसी ने मेरे बैग में से पर्स निकाल लिया। पर्स में लगभग 8,000 रुपए थे, डॉक्यूमेंट थे सारे और एक रिंग थी। रिंग की कीमत तो लगभग 15-20 हज़ार और डॉक्यूमेंट थे, आईडी थी सारी मेरी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आरसी थी स्कूटी की। मालवीय नगर चौराहे पर शायद बस में चढ़ते टाइम किसी ने निकाल लिया, लड़के खड़े थे वहां पर। सदर थाना पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यह घटना 13 जुलाई 2021 को हुई थी और इस मामले में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। हाल ही पकड़े गए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सदर थाना पुलिस के रीडर शेर सिंह ने बताया कि नूह के लोगों की कार करौली मार्ग पर रुकवाकर अपहरण के बाद नकदी एवं मोबाइल लूट लिए गए थे। 2021 को शहनवाज निवासी नूह ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। मैं और मेरे दोस्त वसीम और मुनफेद यहाँ अलवर आए हुए थे। उनका कोई मिलने वाला रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती था, उनके समाचार लेने के लिए आया था। तो शहजाद करौली का है, उसने उनसे संपर्क किया और उनको यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में बुला लिया। ट्रांसपोर्ट नगर से उनसे संपर्क करके उन तीनों को करौली के पास बुला लिया। करौली को जाने वाले रास्ते पे उनकी गाड़ी के आगे इन्होंने अपनी गाड़ी लगा के उन तीनों लड़कों को उस गाड़ी में से खींचकर अपनी गाड़ी में पटक लिया और उनके साथ जंगल में ले जाकर मारपीट की और उनके मोबाइल और नकदी पैसे उनकी जेब में थे वो उन्होंने लूट लिए। कुछ पैसे उन्होंने 46,000 रुपये उनके मोबाइल से फोन पे से भी ट्रांसफर करवाए थे और ट्रांसफर करवाने के बाद में उनको मारपीट करके और हाईवे है एक्सप्रेस हाईवे वहाँ बूटोली के पास में लक्ष्मणगढ़ इलाके के वहाँ गाड़ी सही छोड़ के भाग गया है, जिसमें से 4 को तो पहले गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल सिंह, सहरून, नरेंद्र और ताहिर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 हाशिम और राहुल को कल उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। इसमें टोटल 7 थे। रकम 46,000 रुपये थे, ये फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कराना बता रहे थे और 40,000 रुपये और इन्होंने फोन पे से ट्रांसफर करवाए थे। ये शहजाद है जो कोई जो परिवादी थे उनसे पहले से जान पहचान थी। उन आरोपी मुस्तगिसों में से एक की रिश्तेदारी है इस शहजाद के पड़ोस में।
जिससे शहजाद उनको जानता था। शहजाद ने उनको फोन करके बुलाया था। अलवर के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र में आपसी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष के बाबूलाल जाटो ने बताया कि दूध लेकर लौटते उनके पुत्र से परिवार के ही कुछ लोगों ने मारपीट की। उनका बेटा अस्पताल में संविदा पर वार्ड में आया है। वहीं जब बीच बचाव करने के लिए बाबूलाल अपनी पत्नी और पुत्र वधू के साथ पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। इस पक्ष में बच्चों के विवाद में पहले भी कहासुनी हुई थी। वहीं बाबूलाल जाटो के एक पुत्र ने कई साल पहले सागर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सर, जिन्होंने मारपीट की थी सुनील कुमार, उसके जीजा नरेश कुमार, उसकी बहन सुशीला। पहले तो इन्होंने मेरे लड़के के साथ मारपीट की थी। दूध थैले ने गया था दुकान पे, घर के सामने दुकान है, तो उसके बाद में लेके आ रहा था घर पे, तो उसके हाथ में दूध थैले थे अंदर जाने के लिए। फिर तीनों ने रास्ता घेर लिया उसका। उसने कहा कि भाई रास्ता छोड़ के मैं अंदर जा रहा हूँ। 2-3 जने उनके थे उनके साथ। तो उसने जो जीजा मेरे इसका, मैं कह रहा भाई तुम उसको गाड़ी वाले क्यों काटता है? तो भैया मैंने किसी को गाड़ी नहीं काटी, मुझे अंदर जाना है, मैं दूध में अंदर दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर उन्होंने मारपीट करी मेरे छोरे के साथ। इस मामले को लेकर सर उस दिन तो बस ये बात थी, उससे पहले भी है ना, अगस्त के महीने के आसपास की बात है। तो हमारा जो चौक एक ही है, उसमें हमारे एक मेरा पोता है और 3 बच्चे उनके हैं, वो 7 साल तक खेलते हैं। तो कोई से बच्चे ने धक्का मार करके उसकी यहाँ से खोपड़ी फोड़ दी, आपके पोते की, मेरे पोते की। तो हम उसको साथ अस्पताल लेके आए, उसके 3 टाका है। तो हमने उन्होंने की, मैंने भैया बच्चों को थोड़ा संभाल के रखा करो, तो भाई ताकि मतलब कोई दूसरे के नहीं ले जाए, तो अपने आपस की बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी उस बात को लेकर के हमारे पर मार पीट की रहती उन्होंने, फिर भी हमने चल रिपोर्ट भी नहीं कराई, हमने कुछ नहीं किया, चल घर की बात है भाई, इसको यहीं खत्म कर दो। अभी 5 तारीख की रात की सर बात है, 9 साल में मुझे करीब बात है। इन्होंने घेर करके मेरे लड़के के साथ में मारपीट की थी। फिर मेरे घर वाली बाहर आई आवाज़ सुन करके, फिर उसके साथ में जो सुनील है उसने आवाज़ दी मुझे बाहर आना। फिर उसकी मम्मी और आकाश उसका भाई है, जो इन 5 ने मेरे घर वाले के साथ मारपीट करी है। उसके यहाँ सिर में चोट आई, खून इकट्ठा हो गया, उसके लिए जयपुर में रेफर कराए। तो रेफर करा तो सर हम आज लेके जाएंगे यानी 8 तारीख को। तो कल रात को हमको बोल दिया था, तो उससे ज़्यादा चोट आई है, मेरे चोट आई है, मेरे हाथ की पूरी फूटी पड़ी है, यहाँ से घुटने नीचे आ गया और मेरे सिर बाल पकड़ करके दूर तक खींच के लेके नरेश और सुनील। कौन कौन लोग थे मारपीट करने वाले, क्या नाम? एक तो सुनील कुमार है, मेरे भतीजा है, भाई का लड़का, उसके जीजा नरेश और सुनील की बहन है सुशीला, वह है। बाद में 2 जने और आए थे, सुनील की मम्मी कमला देवी और उसका जो भाई आकाश। फिर इन्होंने 5 मिलकर फिर हमारी पिटाई करी। ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया ने अलवर के नवीन स्कूल में ई वेस्ट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पर्यावरण पर प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि वे जलवायु और मिट्टी दोनों के प्रदूषण में कैसे योगदान करते हैं। इस कार्यक्रम में कुल 142 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट लीडर निर्भय सिंह ने बताया कि ई कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और रिसाइकलिंग प्रयासों में योगदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य निधि खंडेलवाल सहित संतराम यादव, मुकेश और दामोदर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एयरटेल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले,
तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इंटेक संस्था के अलवर चैप्टर की ओर से गुरुवार को मेरी स्मारक खोज कार्यक्रम के तहत पोस्टर एवं पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। अग्रसेन मार्ग स्थित श्री अग्रवाल महासभा परिसर में आयोजन में 10 स्कूलों की कक्षा 7 से 9 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन्होंने पुरानी विरासतों की आकर्षक पेंटिंग बनाई। संयोजक सुनीता मित्तल ने बताया कि इसके जरिए बच्चे अपनी धरोहरों और विरासत के बारे में जान सकेंगे। साथ ही विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन है जो कि इंटेक अलवर चैप्टर ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इसके अंदर हम बच्चों को मॉन्यूमेंट सर्च, ये मेरी स्मारक खोज, इसके अंतर्गत हम हमारे धरोहर संरक्षण के उद्देश्य को लेते हुए कि बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो जानने की कोशिश करें कि हमारे शहर में कौन कौन सी विरासतें मौजूद हैं और उनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट थीम इस तरह से रखा है कि अलवर क्षेत्र में या बच्चों के घर के आसपास भी कई विरासतें हैं जो कि अननोन है, हिडन है, लेसर नोन है, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन बच्चों को ये मौका मिले कि वो उस विरासत के पास पहुँचें और उसके बारे में जानकारी लें। तो हम लोगों ने ये पोस्टर पेंटिंग साथ में 200 वर्ड्स का जो राइटअप मांगा है, तो राइटअप ये मांगा है कि आसपास के लोग आपको क्या बता रहे हैं उसके बारे में, उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी है आपके स्कूल से, आपके घर से या बस स्टैंड से। तो बच्चे एक जिज्ञासा के साथ उस कार्य को करेंगे। जैसे कि बुक के अंदर आता है कि हाँ भाई आगरा का ताजमहल कितना दूर है, कि अलवर से इतनी दूरी पे है। तो बच्चों में हमने ये क्रिएट करने के लिए कि वो विरासत को समझें और उसके संरक्षण के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये टीनेज बच्चे हैं। सारे स्कूल के 7th 8th 9th के बच्चों को लिया है हमने 10 स्कूलों को आमंत्रित किया है, जिसमें कि सरकारी स्कूल भी हैं और हमारे निजी विद्यालय भी हैं इसके अंदर। और सभी बच्चे अभी बड़ी उत्सुकता से अपने अपने मॉन्यूमेंट को बना रहे हैं, कलर से उनको सुसज्जित कर रहे हैं। और हमने इसमें एक स्लोगन मेकिंग भी बताया है बच्चों को कि एक स्लोगन भी बनाया है इसके लिए, और 3 सजेशन भी दें हमें कि इस विरासत को कैसे हम संजोए रख सकते हैं या इसको कैसे बचाना चाहिए या आपकी क्या राय है इसके बारे में। तो बच्चे ये 3 सजेशन भी लिखेंगे और इन शीट्स को हम हमारे हेडक्वार्टर भारतीय राष्ट्रीय न्यास कला एवं सांस्कृतिक विरासत वहाँ दिल्ली में भेजेंगे और ये नेशनल लेवल के लिए जाएगा। अलवर सब्जी मंडी में गंदगी का आलम बना हुआ है। गौरतलब है कि इस मंडी से कई जगह सब्जी सप्लाई होती है, लेकिन गंदगी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। सफाई अव्यवस्था से यहां आने वाले किसान, खरीदार, पल्लेदार और आड़ती परेशान है, लेकिन मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन इस ओर को ध्यान नहीं दे रहा। 2 दिन पहले आई बारिश की वजह से स्थिति और भी बिगड़ रही है।
यहाँ मौजूद नाले से पानी का पूरा निकास भी नहीं हो पाता। इसके अलावा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लगाए गए अनेक खोखों में चोरी की बिजली जलाने के भी आरोप हैं। बारिश आई थी, बारिश को आज 4 से 5 दिन हो गए आए हुए। अभी तक सफाई की 1% भी व्यवस्था नहीं। ये कचरा तो उल्टा कचरा और बढ़ता ही जा रहा है, उठने का नाम ही ले रहा है। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई आए दिन लेडीजें गिरती रहती है इसमें, कोई आदमी रिपट गिर जाता है, किसी का हाथ पैर में लग जाती है। और यहाँ से देखो आप, यहाँ से उधर तक देखो, गंदगी पूरा इतना गंदी माहौल है, हद से ज़्यादा ही। एक दो बार खेके भी आए, कोई सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। किसान परेशान होते हैं। ये देखो, ये सारे किसान आओ और चक्कर खा के आना पड़ता है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास सहकारी निगम की ओर से योजनाओं में ऋण देने के लिए साक्षात्कार लिए गए। गुरुवार को परशुराम सर्किल के समीप राजकीय अंबेडकर छात्रावास में एडीएम प्रथम मुरारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया की गई। इस अवसर पर एससी वर्ग के सैकड़ों आशार्थी पहुंचे। निगम के परियोजना प्रबंधक रविकांत ने बताया कि प्रोजेक्ट के हिसाब से 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। इसके अलावा अनुदान का भी प्रावधान है। शुक्रवार को दिव्यांगजन, सफाई कर्मचारी वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के साक्षात्कार लिए जाएंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आशार्थियों के ऋण साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, जिसमें समिति के अध्यक्ष एडीएम साहब प्रथम श्री मुरारी लाल शर्मा जी की अध्यक्षता में साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा एलडीएम साहब हैं, जीएम साहब डीआईसी हैं, हमारे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और मैं परियोजना प्रबंधक, हम सबकी एक समिति है, वो आज इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को आयोजित कर केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है। उसके लगभग 300 अभ्यर्थी हैं जिनका आज साक्षात्कार है। कल बाकी जो एसटी है, बैकवर्ड क्लास है, सफाई कर्मचारी है और दिव्यांग वर्ग है, उनके साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। कितने तक का ऋण दिया जाता है सर, किन चीज़ों में दिया जाता है? इसमें प्रोजेक्ट कोस्ट के हिसाब से अलग अलग ऋण है, 2 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख तक के हैं। कुछ लाभार्थी का अंशदान होता है और कुछ विभाग द्वारा अनुदान अलग से दिया जाता है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट के हिसाब से इसकी कॉस्ट होती है। अलवर के नजर बगीचे स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर गुरुवार को कैंप आरंभ हुआ। यहाँ स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन और रेंजर लीडर के बेसिक कोर्स का शिविर लग रहा है। 7 दिवसीय शिविर में जिले के 150 शिक्षक प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशक और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार कैंप के दौरान शिक्षकों को स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियों का संचालन करना बताया जाएगा। नजर बगीची स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर पर आज से स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन और रेंजर लीडर का बेसिक कोर्स प्रारंभ होने जा रहा है। शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा विभाग अलवर के आदेशानुसार इस कैंप को हम आज से शुरू कर रहे हैं, जो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें अलवर जिले के 150 अध्यापक और अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण के लिए बुलवाया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह अपने विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधि के रूप में स्काउट गाइड गतिविधि का संचालन करेंगे। बच्चों को स्काउट गाइड के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड तक ले जाएंगे। स्काउट गाइड संगठन एक सेवा का प्राय संगठन है, जिसके माध्यम से बच्चों को जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें स्थानीय समाज और देश की सेवा के लिए तैयार करते हैं। जिले से कहाँ से आए हैं, कितने प्रतिभागी? अलवर जिले से अपने थानागाजी ब्लॉक है, गोविंदगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, इसी के साथ साथ बानसूर से भी आ रहे हैं इसमें संभागी। बढ़ते जल संकट की गंभीरता के प्रति युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 18 फरवरी को निबंध प्रतियोगिता होगी। विप्र फाउंडेशन द्वारा यह प्रतियोगिता निर्धारित 19 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय विषय पर परीक्षा में कक्षा 9 एवं 11 के सर्व समाज के छात्र छात्राएं भाग ले सकेंगे। साथ ही विजेताओं को जिला स्तर पर 25 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि इस परीक्षा के मुख्य संयोजक सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक और विप्र फाउंडेशन के संरक्षक विष्णु स्वामी होंगे। वहीं जिला प्रभारी किशनगढ़ वास पीजी कॉलेज के निदेशक उमेश कांत वशिष्ठ हैं। जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा के अनुसार विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विप्र फाउंडेशन अलवर द्वारा दिनांक 18 फरवरी रविवार 2024 को एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, निबंध प्रतियोगिता का, जिसका विषय है पृथ्वी पर बढ़ता जल संकट और उपाय। लगातार जो पानी की जो समस्या आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए विप्र फाउंडेशन इसको जो नई पीढ़ी के हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई
जो जल है वो हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और उसको हम संरक्षित करें, सुरक्षित करें और उसका अपव्यय ना करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये परीक्षा आयोजित की है। जो नया जिला हमारा प्रशासनिक जिला है खैरतल तिजारा, उसके 4 ब्लॉक हैं, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा और कोट कासिम। इन चारों ब्लॉकों के जो सभी बच्चे हैं सर्व समाज के, कक्षा 9 और 11 के, इन दोनों बच्चों को हम इस परीक्षा में बैठा रहे हैं निबंध प्रतियोगिता में। उसमें ब्लॉक लेवल पे पहले मेरिट बनाएंगे हम 10 बच्चों की, जो प्रथम 10 बच्चे होंगे मेरिट में, उनको ही फिर हम जो है जिला स्तर पे लाएंगे। उन बच्चों की फिर परीक्षा कक्षा 9 की अलग और 11 की अलग, उनकी निबंध प्रतियोगिता सेम टॉपिक पे फिर जिला स्तर पे होगी। ये सारे बच्चे जो मेरिट में आएंगे ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे, इन सबको हम एक बड़ा आयोजन करेंगे जिला स्तरीय, जिसमें माननीय मंत्रीगण और गणमान्य नागरिक होंगे खैरतल जिले के। उनके बीच में हम जो है इन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और एक अच्छा पुरस्कार इन बच्चों के लिए हमने रखा है जो एक उनको ऊर्जा प्रदान करेगा। और उसी दिन, कार्यक्रम के दिन ही, संभवतः मार्च के प्रथम पखवाड़े में होगा, और उसी दिन हम एक उद्बोधन रखेंगे जल संरक्षण को लेके, जिसमें बड़े जो विद्वान लोग हैं, जल संरक्षण के जो विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाकर कम से कम 1,500-2 हज़ार की संख्या में हम जो कॉलेज के और स्कूल के जो बड़े बच्चे उनको बिठा के हम कोशिश करेंगे कि ये एक मैसेज दें कि हमें पानी का अपव्यय नहीं करना है। उस आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11 फरवरी रविवार है। सभी कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वाले बच्चे, जिला खैरतल के जो बच्चे हैं, अध्ययनरत बच्चे, वो अपना आवेदन निकटतम जो उनका परीक्षा सेंटर है जो हमने घोषित किया हुआ है पंपलेट में, वहां पर जाके जमा करा सकते हैं। जहां अपना फॉर्म जमा कराएंगे जिस सेंटर पे, वहीं उनको परीक्षा देनी हो। अलवर के स्वर्ग रोड स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर से गुरुवार को कलश यात्रा निकाली गई। पंडित विनोद शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह मंदिर का स्थापना दिवस 15 फरवरी को मनाया जाएगा, साथ ही रात्रि जागरण भी होगा। इसी उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। वहीं 15 तारीख को भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। 15 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और 15 तारीख को भंडारा होगा, रात को जागरण होगा और सभी की तरफ से होता है। मंदिर हर साल मनाया जाता है। सभी टेहला थाना पुलिस ने ग्राम राजपुर बड़ा में ट्रैक्टर लूट के 14 साल से फरार मुलजिम को गिरफ्तार किया है। यह शातिर कासिम खां कामा क्षेत्र का निवासी है। इसके अलावा 1,000 रुपए की इनामी स्थायी वारंटी दौसा निवासी देवी सहाय और डीग क्षेत्र के इल्ली को पकड़ा गया है। साथ ही भैंस चोरी के प्रकरण में 10 माह से फरार दौसा जिले के लल्लू राम मीणा को भी गिरफ्तार किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश लेखानुदान बजट को लेकर मालाखेड़ा क्षेत्र के लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। बजट सुनने को लेकर मालाखेड़ा तहसील परिसर में वकील मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करते हुए नजर आए। एडवोकेट देवेंद्र प्रधान और कान सिंह नरूका सहित अन्य अधिवक्ता यहां मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेंद्र प्रधान के अनुसार रोडवेज बस में वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट और किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस जैसे प्रावधान उपयोगी हैं। 60 से 80 वर्ष की उम्र के जो वृद्ध हैं उनको रोडवेज में 50% छूट का वो दिया है, जो कि जनहितकारी है। और महिलाओं के लिए जो बीजेपी का जो वो है ऊपर तक मोदी जी की सोच है, उसमें भी तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण किया है और अन्य भर्तियों में 30% से बढ़ाकर 40% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। के लिए जो एमएसपी के अलावा 125 रुपये का जो बोनस दिया है वो भी बजट किसानों के लिए हितकारी काफ़ी अच्छा बजट है, जनता के हित में है। और सबसे मुख्य रूप से जो महिला वित्त मंत्री है उन्होंने महिलाओं को इसमें विशेष फोकस किया है, जो कि बीजेपी की जो ऊपर तक मोदी जी की जो सोच है महिलाओं को ऊपर उसमें लाने की, वो भी बहुत अच्छा उनका इस बजट में भी मुख्य रूप से जो महिला के पक्ष में वित्त मंत्री जी ने दिया है, काफ़ी अच्छा बजट है। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार के प्रथम लेखा अनुदान बजट को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने कार्यालय में अंतिम रूप दिया था। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त कृष्णकांत पाठक और नरेश कुमार ठकराल सहित निदेशक ब्रजेश शर्मा उपस्थित थे। मौजूदा भौतिकवादी युग में दहेज लेने और इसकी खातिर वधुओं को परेशान करने के अनेक मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कई लोग मिसाल भी पेश करते हैं। इसी कड़ी में मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के महाराजपुर निवासी नीरज कुमार और राधा कुमारी का विवाह बिना दहेज के गायत्री शक्तिपीठ ने संपन्न करवाया। गायत्री शक्तिपीठ की 12 भड़कोल शाखा द्वारा यह आदर्श विवाह करवाया गया। यहाँ मौजूद भूरमल जांगड़ ने बताया कि शादी समारोह में दहेज लिए बिना कार्यक्रम संपन्न करवाए गए। इस मौके पर श्यामलाल जांगड़, लक्ष्मी देवी,
खिल्लू राम एवं सतीश बड़ाया आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड स्तर पर गुरुवार को उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार राजेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी के अनुसार यहां कुल 25 परिवार आए। इनमें आबादी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने, सताना गांव में मंदिर की जमीन पर सड़क बनाने के नाम पर फसल को नष्ट करने आदि की शिकायतें भी थी। इन परिवारों का निस्तारण किया जा रहा है। मालाखेड़ा में 11 बजे से 2 बजे के बीच में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड पर समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। जन सुनवाई में 25 प्रवाद प्राप्त हुए, जिसमें 16 प्रवाद राजस्व विभाग के हैं। इन 16 प्रवादों में 2 प्रवाद तो शुद्धि के हैं, विरासत के नामांतरण के हैं, 3 अतिक्रमण के हैं, 1 स्थगन नोट है और 3 आवंटन संबंधी हैं, 1 251 में रास्ता मांगने के संबंध में है, 1 गैर खाददारी से खाददारी का प्रवाद है, 1 पंचायत राज विभाग का प्रवाद है रास्ते से अतिक्रमण हटाने आबादी भूमि से। बिजली विभाग में का 1 प्रवाद प्राप्त हुआ है बिल शुद्धिकरण के संबंध में। महिला बाल विकास विभाग का आंगनवाड़ी केंद्र है, उसको हस्तांतरित करने के संबंध में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, फसल नष्ट करने और रोड नाली नवीनीकरण के संबंध में 2 प्रवाद प्राप्त हुए। नगर पालिका मालाखेड़ा का 1 प्रवाद प्राप्त हुआ है शौचालयों की सफाई के संबंध में। पशुपालन विभाग का 1 प्रवाद गौशाला हेतु रजिस्ट्रेशन और वन विभाग का 1 प्रवाद वृक्षारोपण के संबंध प्राप्त हुआ है। कुल 25 प्रवाद प्राप्त हुए, जिसमें कुछ प्रवादों का मौके पर निस्तारण भी कराया है। एक पीएम किसान निधि का प्रवाद था, जिसका तहसीलदार मौके पर निस्तारण व्यक्ति को लावन किया है। शेष जो इनको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन है, उस पर 1 या 2 दिवस में दर्ज कराया जाएगा, संबंधित विभागों को भेजा जाएगा और निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण संबंधित विभागों को निस्तारण करना होगा। राजस्थान सरकार के निर्देश की पालना में उपखंड स्तर पर गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पहले के मुताबिक इस बार करीब 25 से अधिक परिवाद आए, जहां 2 परिवादों का तहसीलदार ने अपने स्तर पर ही निस्तारण कर दिया है। 23 परिवादों का ऑनलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इसके बारे में प्रमुख रूप से आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा फसल को नष्ट करने जैसे कई मामले सामने आए हैं। उपखंड अधिकारी का कहना है कि जन सुनवाई में पीड़ित को तुरंत न्याय मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हल्दीना पंचायत मुख्यालय पर रामदेव जी महाराज का मेला 9 से 11 फरवरी तक भरेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां अमावस्या को विशाल भंडारे का आयोजन 9 फरवरी को होगा। साथ ही 10 फरवरी को बाबा रामदेव महाराज की विशाल शोभा यात्रा झांकी हल्दीना गांव से निकाली जाएगी। इसके अलावा कुश्ती दंगल का कार्यक्रम 11 फरवरी को होगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय हल्दीना पर श्री 1008 रामदेव जी महाराज का 3 दिवसीय मेले के कार्यक्रम 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं नियमित रूप से यहाँ चोगा डाला जा रहा है पक्षियों को, तथा इस बार सभी ग्रामीण के सहयोग से 1 लाख रुपए तक की कुश्ती का दंगल करने का निर्धारण किया जा रहा है। 9 फरवरी को भंडारा होगा, 10 को शोभा यात्रा झांकी निकलेगी, 11 को कुश्ती दंगल का आयोजन सभी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मैं उद्देश्य सिंह, टेल न्यूज। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इस केंद्र से 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं और आउटडोर मरीजों की संख्या भी 300 के करीब है। उधर गुरुवार को भी एक डॉक्टर के भरोसे ही सीएचसी चलता नजर आया। इसके अलावा महिला डॉक्टर की कमी भी खल रही है। बताओ कितने डॉक्टर हैं, कितनी भीड़ पड़ी? एक ही डॉक्टर है और भीड़ बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे 1-1.5-2 घंटे हो गए इनको खड़े खड़े, नंबर ही नहीं आ रहा हमारा। तो कितना क्षेत्र आता है, कितना एरिया है? कम से कम 10-5 गांव तो लगते ही होंगे इधर। क्या काफ़ी बड़ा वो लग रहा है क्षेत्र इधर। लोकसभा चुनाव को लेकर अकबरपुर स्थित बावड़ी मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा चुनाव में अकबरपुर से बीजेपी खासी पीछे रही थी। उधर भवेंद्र पटेल और लक्ष्मी नारायण शर्मा के अनुसार बैठक में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत किया जाएगा। समय जो भाजपा का एक कार्यक्रम है कि गांव तक, जमीन तक भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे, तो गांव चलो के नाम पर एक प्रोग्राम तय किया गया है। उसके लिए मीटिंग रखी गई है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के बीच में पहुंचे और अपने भाजपा के
कार्यक्रमों को और जो मोदी जी की गारंटी है उसे जनता तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, इस बात के बारे में लोगों को अवगत कराएं। अलवर ग्रामीण से बीजेपी हार गई, लेकिन लोकसभा में क्या है? लोकसभा में हम राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीत रहे हैं। राजस्थान की सभी सीटों पर हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ में हुआ वो एक अलग एमएलए के चुनाव में कुछ अलग दुर्घटना वाली स्थिति थी जो हो गई, लेकिन हम इसको भूलते हुए अगला जो हमारा कार्य है उसको हम मजबूती से करने का प्रयास करें। आज हमारे अकबरपुर ब्लॉक में मंडल की मीटिंग हुई है और जिसमें लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उनकी तैयारी की चर्चा चल रही है। अकबरपुर कस्बे में बंदरों की समस्या पर अंकुश नहीं लग पा रहा। कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत करवाया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बंदर पकड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन इसमें शुरुआती सफलता ही मिल पाई। सतर्क हुए बंदर अब पिंजरे में नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण पिंजरे के साथ ही पुराने मकानों में घुसे बंदरों को अब दरवाजा बंद कर पकड़ रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने चुनाव प्रचार के दौरान समस्या हल करवाने का भरोसा दिलवाया था, लेकिन उन्होंने भी कदम नहीं उठाया। हमारे बंदर दिनों में कपड़े वपड़े जूते वूते ले जाते थे और हम बंदर बहुत ज़्यादा परेशान हम और हमने कम से कम 150 बंदर पकड़ लिया अभी तक। संगठन बनाकर गए आदमी मार दिए और कई आदमी मार दिए। अब कितने बंदर पकड़ लिए आपने? अभी तक कम से कम 110 या 20 बंदर पकड़ चुके हैं हम और अभी पकड़ रहे हैं। मेरे साथी भाई सबका साथी पूरे गांव में करीब 200-250 बंदर पकड़ चुके हैं। आपको घायल भी कर दिया है। हाँ, गिलप्सों की मदद से पकड़ रहे हैं हम। मतलब पकड़ने के लिए कोई वो भी नहीं है व्यवस्था वगैरह? पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो हमारे घरों में ही बस कमरे में बंद कर लेते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं। और कोई विधायक की सहयोग से कुछ नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं आया। नहीं, जूली ने कहा था ना पकड़ो। जूली ने कहा था कि भाई बंदर पकड़ोगे तो पैसे मिलेंगे। भाई हम उनको बोलना चाह रहे हैं कि हमारे को पैसे भी दे, हम इतने काम छोड़ के पड़े हैं। उन्होंने कहा ना जितने बार में पकड़ूंगा। बंदर का खर्चा भी हो रहा है, घोड़वा जा रहा है। एमएलए जी पैसे दे तो हम काम और बड़े कर सकें। एमएलए जी अगर पैसे दे तो हम एनजीओ की टीम मंगा के हम तो और उनका सहयोग ही कर देंगे। ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए, हम तो उनका ही सहयोग के लिए हम पैसे मांग रहे हैं। अगर वो दे सकते तो ठीक है, नहीं तो ग्राम में से जैसे पकड़ते हैं ऐसे पकड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए थे तब उन्होंने वोट बोला था उन्होंने कि हम बंदरों को पकड़वाएंगे। अगले दोबारा भी कहेंगे। उन्होंने ये बोला था कि विधानसभा अकबरपुर में आए थे तब ऐसे बोल के गए थे कि हम बंदरों को पकड़वा देंगे और पैसे वैसे भी दे देंगे कुछ। उन्होंने अभी तक उनको 6 महीने हो गए चुनाव को, अभी तक कुछ पैसे राशि कुछ भी नहीं आया, कुछ भी सहयोग नहीं आया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर।
Contact number 9414019769 and 9414019768. 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामगढ़ कस्बे स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में गुरुवार को वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और अति विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा रहे। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं स्कूल समिति अध्यक्ष और प्रधानाचार्य प्रदीप बख्शी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर संजय शर्मा, प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रसाद, शिवानी यादव और संजय बख्शी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रांगण में विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री ज्ञानदेव जी आहूजा, पूर्व विधायक रामगढ़, अति विशेष अतिथि श्री जय आहूजा जी, भाजपा नेता, एवं विशेष अतिथि श्री सत्येंद्र सिंह जी, SP ITBP उपस्थित थे। इन सभी अतिथियों का और गणमान्य व्यक्तियों का विद्यालय के निदेशक मिस्टर प्रदीप बख्शी ने सम्मान किया। इन्हें शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर इनका सम्मान किया गया। इस मौके पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने रंगाने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और गत वर्ष के बोर्ड रिजल्ट के जो परिणाम थे उन बच्चों को सभी को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल पुलिस ने 2 साल से फरार स्टैंडिंग वारंटी सतीश और रफीक को पकड़ा है। थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि आरोपी सतीश गिरवास एवं रफीक ग्राम जलालपुर जट का निवासी है। इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। और वहीं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस परिसर में सामने स्थित जमीन पर पेड़ पौधे लगवाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के पीछे से झाड़ियां हटवाने और साफ सफाई रखने की हिदायत दी। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। इसके अलावा चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के बाद CMHO ऑफिस में जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई। इस दौरान अस्पताल में आवश्यक उपकरण, बेस एम्बुलेंस, CCTV कैमरों आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल में किए गए कार्यों के लिए भामाशाहों का सम्मान किया गया। बैठक के दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, CMHO RD मीणा, PMO निखिल, भामाशाह, गिरीश डाटा, अशोक डाटा, अभिषेक गोयल, योगेश गुप्ता, राजकुमार चंचलानी, गिरिराज प्रसाद गुप्ता और देवेंद्र कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। खैरतल की हरसोली रोड पर ट्रैक्टर और बोलेरो की टक्कर में घायल एक युवक ने दम तोड़ दिया है। मृतक अमित जाट हरसोली का निवासी था। वहीं गुरुवार को उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। खैरतल में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 9 एवं 11 के लिए चयन परीक्षा शनिवार को सुबह 11 बजे होगी। सत्र 2024-25 के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय सहित खैरतल के बॉयज एवं गर्ल्स सीनियर स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
किशनगढ़ बास के सब्जी मंडी परिसर में वाटर कूलर लगाया गया है। मोठुका के पूर्व सरपंच दयालमल भगत की स्मृति एवं पूर्व सरपंच जय नारायण भगत की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने यह कदम उठाया। यहाँ प्रेम राम और भगवान भगत ने आमजन के लिए वाटर कूलर स्थापित किया है। प्रधान बद्री प्रसाद सुमन सहित कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। राशन की मांग को लेकर किशनगढ़ बास की ग्राम पंचायत तहनोली की दर्जनों महिलाओं ने रोष जताया। जन सुनवाई शिविर में पहुंचकर उन्होंने बताया कि 3 माह से राशन का गेहूं नहीं मिल रहा है। वहीं उपखंड अधिकारी ने 2 दिन में समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि जन सुनवाई किशनगढ़ बास के कालेखां बाग स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में की गई थी। सरपंच संजीव कुमार की पहल पर उन्हें उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीणा से मिलवाया गया। उन्होंने तहनोली में 2 वर्ष से मनरेगा कार्य चालू नहीं होने के आरोप भी लगाए। उधर एसडीएम ने शिकायतों का 2 दिन में समाधान करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर सरपंच संजीव कुमार ने बताया कि राशन से जुड़ी समस्या की कई बार शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो पाई है। गेहूँ कि हमें 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा हमारे गाँव में, हमें राशन मिलना चाहिए। बाहर गाँव कौन सा आपका? गाँव हमारा तहनोली है। क्या वजह है, कितने दिन से नहीं मिल रहा है आपका गेहूँ? 3 महीने हो गए हमारे को नहीं मिला गेहूँ। इसके लिए कहाँ मांग की थी आपने पहले? अभी तक तो हमने सरपंच से की, फिर हम गांव में कैंप था वहाँ गए, फिर वहाँ भी मैडम ने ये बोला कि 2-3 दिन में बंटवा दूंगी। 2-3 दिन करते करते आज 20 दिन हो गए। कुल कितने महीने हुए अभी? 3 महीने। 3 महीने से कोई गेहूँ नहीं मिला? कोई गेहूँ नहीं मिला। तो आज किससे मिलने आई थी आप यहाँ? आज हम एसडीएम से मिलने आए थे। तो क्या आश्वासन दिया एसडीएम ने? एसडीएम साहब सब कल के लिए बोल रहे हैं। अगर कल गेहूँ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? कल गेहूँ नहीं मिला तो हम कलेक्टर के जाएंगे। इसके अलावा तो नरेगा के लिए बोल रही है जनता की नरेगा का काम चालू किया जाए। ये नरेगा कब से नहीं चला है आपके गाँव में? 2 साल हो गए। आप लोगों ने इसके लिए कहीं अप्लाई किया, काम मांगा है नरेगा का? भाई कई बार सरपंच सही बोल देते हैं और तो कहीं नहीं गए। आज जो हमारे गांव से सारी महिलाएं इकट्ठी होकर आई हैं, ये हमारी ग्राम पंचायत तहनोली से आई हैं। जो हमारे 3 महीने से राशन की समस्या कंटिन्यू चलती आ रही है, उसके संबंध में आज हम जन सुनवाई में उपस्थित हुए हैं। लेकिन एसडीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि 1 दिन का हमें भी टाइम दीजिए, 1 दिन बाद आपका राशन बट जाएगा। परंतु हमें अब भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 3 महीने से हम इतना परेशान है। कैंप लगते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ होती हैं गवर्नमेंट की और कुछ नहीं होता है। धरती पे कुछ नहीं पहुंचता है, सिर्फ ऊपर से आदेश आते हैं, आदेशों की सिर्फ ये पालना करते हैं। ओनली कागजी कार्रवाई होती है, पब्लिक को किसी तरह का कोई भी समाधान नहीं मिलता है। 3 महीने से हम इस चीज़ के लिए कैंप में भी हमने बात रखी थी, प्रधान जी महोदय के सामने भी बात रखी। आज हमें कलेक्टर के पास भी जाना था, पर हमें आज एसडीएम साहब ने 1 दिन का और टाइम दिया है, तो हम आज 1 दिन का और वक्त लेते हैं। कल अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इनसे डबल महिलाएं लेके चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे किसी अधिकारी के साथ उनसे ऊपर तक बात करनी पड़े, मैं उनके साथ जाऊंगा और गांव की समस्या को समाधान करके रहूंगा। इसके अलावा महिलाएं बता रही हैं कि इनका नरेगा 2 साल से नरेगा का कोई काम नहीं। नरेगा में हम प्लान देते हैं, बनाते हैं, काम भेजते हैं, आगे से कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है। कोई वन विभाग में है, ये इस तरह की ज़मीन है, ये गोचर ज़मीन है, इस तरह से इनका कोई काम सेंक्शन होके नहीं आ रहा है। हमने पूरी जीपीडी भी बना के नरेगा के कामों की दे रखी है। यहाँ से पता नहीं अलवर से सेंक्शन नहीं होके आता है या यहाँ से सेंक्शन नहीं होता है या भेजते ही नहीं है, क्या बात है, अभी तक इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। और गाँव में भी तो चल रहा है। आपने 1 महीना पहले 2 महीना पहले राशन की शिकायत करी है, नरेगा अभी इनके नरेगा के कामों की शिकायत नहीं करी है, वो हमसे दोबारा मांगे गए हैं, दोबारा हमने भेजे हैं। 1-2 दिन में मैं INJN से बात करके पता कर लूँगा, अगर नहीं होगा तो इसका भी इनका समाधान किया जाए। सकट क्षेत्र के ग्राम रतनपुरा गोट स्थित हनुमान जी महाराज मंदिर में गुरुवार को भाजपा ने कार्यशाला की। राजपुर धमरेड़ मंडल में गांव चलो अभियान के तहत मंडल अध्यक्ष कमल जैन की अध्यक्षता में यह वर्कशॉप आयोजित हुई। इसका शुभारंभ भाजपा के दौसा जिला संगठन प्रभारी एवं अलवर के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने किया। इस मौके पर भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सकट क्षेत्र के देवती राम सागर बांध को ईस्टर्न कैनाल की DPR में जुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं इस मौके पर संयोजक रामोतार शर्मा, सह संयोजक ओम प्रकाश ओजट, मंडल उपाध्यक्ष रामकर्ण सैनी, कृष्णावतार शर्मा, श्याम जोनेटा, महामंत्री रामोतार शर्मा और हरिकिशन मीणा आदि मौजूद रहे। तिजारा जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की गई। इसमें ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों के 19 परिवाद आए, जिसमें से 5 का तुरंत निस्तारण किया गया।
कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं के निदान में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पंवार, एसडीएम अनूप सिंह, टपुकड़ा एसडीएम सत्यनारायण, प्रधान जयप्रकाश यादव और तहसीलदार बसंत परसोया आदि मौजूद रहे। मुंडावर के ग्राम जाट भैरोड में सुरेंद्र सिंह खेल ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर की 32 टीमें भाग ले रही हैं। युवा नेता एवं पार्षद सुनील चौधरी ने बताया कि उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी रहे। इस खेल मैदान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा विकास कार्य कराए जाने की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1 लाख और द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए का रहेगा। इस बार भी ग्राम जाट भैरोड में शहीद सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में 26वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसकी खास बात अब की बार यह है कि हर वर्ष टूर्नामेंट तो होता है, लेकिन अब की बार इसमें स्टेडियम में अलग तरह की पिच बनाई गई है। बाहर से घास, जयपुर से घास जो लाके वो स्टेडियम में बिछाई गई है और इसमें लगातार पिच क्रूटर जो कि एसएमएस में भी काफ़ी उसने सहयोगी काम किया था, राजेंद्र जी, उन्होंने पिच को तैयार करा है। और इसमें अलवर जिले की ही नहीं, इसमें पंजाब, यूपी, हरियाणा और आसपास की टीमें 32 टीमें लगभग इसमें भागीदारी कर रही हैं। और इस प्रतियोगिता में प्रथम प्राइज 1 लाख रुपए और द्वितीय प्राइज 51,000 रुपये रखा गया है। इसमें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच और अन्य भी प्रोत्साहन राशि रखी गई है। और ख़ास बात यह है कि अब की बार जो स्टेडियम को देखकर जो मनोभावना जो नेताओं की हुई है, तो माननीय गांव वालों ने, ग्रामीणों ने उनसे डिमांड भी करी कि साहब इस स्टेडियम में और भी कुछ सुधार किया जाए। तो मंजीत धर्मपाल चौधरी ने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र जी द्वारा जो सहयोग राशि दी जाएगी उससे स्टेडियम का और निखार किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ का अभियान जारी है। इसे लेकर बुधवार को 255 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें इनामी फरार बदमाशों सहित हत्या एवं लूट प्रकरणों के आरोपी भी शामिल है। यह कार्रवाई अलवर पुलिस जिले में अनेक स्थानों पर की गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य बजट में ईस्टर्न कैनाल के लिए 45,000 करोड़ सहित किए कई प्रावधान, लेकिन डीजल पेट्रोल से नहीं हटा वैट। राजनीतिक दलों सहित अन्य वर्गों ने दी मिश्रित प्रतिक्रियाएं। परिवहन निगम के उड़न दस्ते ने ट्रांसपोर्टर भाजपा नेता को पीटकर किया घायल। ईएसआईसी अस्पताल में करवाया भर्ती। जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था हुई बदहाल, वहीं ट्रेनिंग लेने वाले नर्सिंग विद्यार्थियों के भरोसे मरीजों का हो रहा है इलाज। और सिविल डिफेंस की भर्तियों में गड़बड़ी के लगे आरोप। स्टेडियम में हुई प्रक्रिया के विरोध में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।